हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज क्लास 11 का वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है बिकॉज थोड़ी सी हेल्थ इशू थे, थोड़ा सा नेट इशू था। अब सारा कुछ रिजॉल्व हो चुका है। अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। एक वीडियो आपको मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ थोड़ा सा। ये शेड्यूल को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, गौरव कॉमर्स क्लासेस, सो दैट आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलता रहे और आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो किसी चीज़ की। ठीक है, जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 9877043033 पे, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। ठीक है, तो शेड्यूल थोड़ा सा फटाफट से बता देता हूं। रोज आपको एक वीडियो मिला करेगी 11:30 बजे मॉर्निंग AM। ये क्लास 11th की भी हो सकती है और क्लास 12th की भी हो सकती है। मतलब कहने का कि क्लास 11th की एक वीडियो रोज मिला करेगी आपको, क्लास 12th की एक वीडियो रोज मिला करेगी और दूसरी वीडियो आपको मिलेगी शाम को 5:30 बजे। ठीक है, यही शेड्यूल अब आपने फॉलो करना है और यही शेड्यूल हम भी फॉलो करेंगे। रूटीन में आपको वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। एक वीडियो सुबह 11:30 बजे और एक वीडियो शाम को 5:30 बजे। आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। हाँ, इसके बीच में अगर कोई वीडियो हमने देनी होगी तो कम्युनिटी पोस्ट में मैं उसका मतलब जो भी उसको डिस्क्राइब कर दूंगा और आप वहां पे भी चेक करते रहा कीजिए साथ साथ में। आप कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं करोगे। लेक्चर नंबर 3 है ये क्लास 11 का, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं। हमने एसेट्स कर ली थी, हमने लायबिलिटीज कर ली थी, राइट। आज हम थर्ड लेक्चर में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम अकाउंटिंग टर्म्स जो है वो कवर कर लें। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली या हम ये कहें कि थर्ड अकाउंटिंग टर्म, और थर्ड अकाउंटिंग टर्म में सबसे पहले हम समझेंगे बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट क्या होती है, ये +1 के बच्चों के लिए सारी टर्म्स जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से समझें एक एक चीज को कि क्या है ये सारा कुछ, कैसे इनको मतलब डील करना है। बिजनेस में बैलेंस शीट का क्या रोल होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बैलेंस शीट होती क्या है। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है। क्या होती है? फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब ये फाइनेंशियल रिपोर्ट करती क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्ट करती है समराइज। क्या करती है? समराइजेस। ठीक है, समराइज किस चीज को करती है? कंपनी की एसेट्स को। ठीक है, कंपनी की एसेट्स को और लायबिलिटीज को, एंड लायबिलिटीज एज वेल। मतलब जितनी भी कंपनीज की एसेट्स होती हैं साल के एंड, बैलेंस शीट जो है हम साल के लास्ट में बनाते हैं और साल के एंड में हमारे पास एसेट्स की क्या वैल्यू है, लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है, उसको ये बैलेंस शीट जो है वो डिस्क्राइब करती है, वेल डिस्क्राइब करती है वी कैन से। ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। कैपिटल, कैपिटल इसके बाद नेक्स्ट टर्म करवाऊंगा। चलो कैपिटल छोड़ते हैं। एसेट, एसेट तो आप कर चुके हो। एसेट में हम एक एसेट का एग्जांपल लेते हैं। एसेट का नाम है मशीनरी। अब मशीनरी जो है पूरा साल हमने यूज की। कुछ एसेट्स होती हैं, मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं नॉर्मली, वो क्या करती हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो डेप्रिसिएशन भी एक टर्म आएगी, वो भी मैं कैपिटल के बाद समझाऊंगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू में एक परमानेंट रिडक्शन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब कोई मशीनरी है या कोई भी फिक्स एसेट्स ले सकते हैं आप, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, फिक्सचर एंड फिटिंग्स है, तो उनमें डेप्रिसिएशन जो है होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे आप एसेट को यूज करेंगे उसकी वैल्यू जो है वो डे बाय डे कम होती रहती है। लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो आपने साल के एंड में लगानी है। अब पूरा साल आपने मशीनरी यूज की, साल के एंड में उसकी कितनी वैल्यू रह गई, वो उसकी समरी होगी। तो समराइज करना बैलेंस शीट में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं उसको समराइज करना। अब समराइज किसको करना? कंपनी के एसेट्स को और कंपनी की लायबिलिटीज। मैं लायबिलिटी का भी आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। अब क्रेडिटर्स जो थे, मतलब क्रेडिटर्स वो लोग जिनको हमने पेमेंट करनी है। अब हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी 1 लाख रुपए, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हमने इनको 25,000 रुपए पे कर दिया, तो साल के एंड में कितनी अमाउंट जो है वो पेंडिंग रहेगी? 75,000। मतलब आपने 75,000 जो है अभी पे करना, राइट। तो इसको बोलते हैं समराइज करना जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनको। ठीक है, मतलब जो भी फाइनेंशियल डाटा होता है उसको समराइज करना इज कॉल्ड बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो है वो साल के एंड में इक्वलाइज की जाती है। क्यों इक्वलाइज होती है ये मैं आपको आगे बताऊं। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, बड़ी इजी वाली टर्म्स रह गई हैं, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो अब नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल का मतलब हिंदी में होता है पूंजी। ठीक है, या इसको बोलते हैं निवेश करना। ठीक है, निवेश करना, और इंग्लिश में इसको कहते हैं, इसका ऑल्टरनेट नेम है, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। अब कैपिटल जो है बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, या वी कैन से सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल जो है वो किसका होता है, इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। अब बिजनेस में कैपिटल के साथ ही बिजनेस शुरू होता है। ये तो है नहीं कि बिना पैसे का बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप मेरे को बताओ, क्या आप बिना पैसे के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर तो आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपको इनिशियल कैपिटल तो इन्वेस्ट करनी ही पड़ेगी। अगर मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक एकेडमी ओपन करनी है, कोचिंग सेंटर ओपन करना है, ठीक है, तो इसके लिए भी मेरे को कम से कम 3-4 लाख रुपए तो चाहिए, क्योंकि 3-4 लाख रुपए के बिना मैं बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकता। क्यों? चेयर्स चाहिए, एसी चाहिए, वाटर फिल्टर चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, ठीक है, और छोटी मोटी बहुत सारी चीजें, व्हाइट बोर्ड है, मार्कर्स हैं, टीचर्स हायर करने हैं, रेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलाकर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3-4 लाख रुपए की जो है वो इजीली बन जाती है। तो बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है। तो कैपिटल का मतलब होता है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, कैपिटल। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा टर्म है कैपिटल, राइट। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। अब मैं डेप्रिसिएशन के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। डेप्रिसिएशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बड़े ध्यान से समझना क्या होता है। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? डेप्रिसिएशन जैसे कि मैंने आपको बताया, परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनकी वैल्यू में, मतलब याद रखना आपने, एसेट्स मैंने आपको बताया था 3 तरह की होती हैं, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है ना वो हमेशा लगती है किसके ऊपर, फिक्स्ड एसेट के ऊपर। अब डेप्रिसिएशन का मतलब परमानेंट रिडक्शन। अब मैंने परमानेंट वर्ड यूज यहां पे इसलिए किया बिकॉज एसेट की वैल्यू जब तक जीरो नहीं हो जाती आपने एसेट को डेप्रिशिएट करना ही है। एक चीज और याद रखें, डेप्रिसिएशन जो है ना, मैंने आपको बताया था कि हमारे कंट्री में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले 32 थे, टाइम के साथ साथ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कम हो गए, कुछ ऐड हुए। अब हमारे पास टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये नाउ वी आर हैविंग 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये था अर्लियर, मतलब पहले का सिनेरियो था जब हमारे कंट्री में 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे। आज की डेट में कंट्री में सिर्फ 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब डेप्रिसिएशन जो है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ठीक है। अब आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है ये खत्म हो चुका है। अब आप बोलोगे कि सर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 लिख भी रहे हैं और बोल रहे हो खत्म हो गया। बताना मेरा फर्ज है कि ये पहले 6th नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था, लेकिन अब इसको मर्ज कर दिया गया है AS 10 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में इसको मर्ज कर दिया गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पहले था फिक्स्ड एसेट का, ठीक है, अब इसको फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही कवर कर दिया गया है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है फिक्स्ड एसेट्स प्लस डेप्रिसिएशन जो है ये दोनों का मिक्सचर है। ठीक है जी, समझ में आ गई। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, डेप्रिसिएशन का मतलब है एसेट की वैल्यू में परमानेंट रिडक्शन, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कि एसेट की वैल्यू यूज करने के साथ या टाइम के साथ साथ जो है कम होती जाती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का चैप्टर जब करेंगे तो मैं आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में नॉलेज दूंगा, हाई क्लास नॉलेज, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आपका स्टार्टअप है तो आप सिर्फ इतना समझो कि डेप्रिसिएशन जो होती है वो एसेट की वैल्यू में परमानेंट रिडक्शन होता है। आप एसेट को यूज करो तब भी, ना यूज करो तब। देन 6 नंबर पे हमारे पास नई टर्म आएगी आपके लिए, क्या है? COGS। क्या है? COGS। COGS का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टर्म का नाम रखा गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एक बिजनेसमैन गुड्स बेचता है, गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? गुड्स को बेचना। बिजनेसमैन गुड्स को बेचता है सेल प्राइस पे, ठीक है, लेकिन जिस प्राइस पे गुड्स जो है उसकी खुद की मैन्युफैक्चर हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक है, ये मैंने मार्केट से परचेज किया 10 रुपए का। अब 10 रुपए जो है बिजनेसमैन के लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। लेकिन उसने इस पेन को कितने में बनाया, वो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए इस पेन को उसने 6 रुपए में बनाया, तो इसमें कितनी वैल्यू ऐड की मैंने? 4 रुपए। तो 4 रुपए क्या हो गया? प्रॉफिट। तो 6 रुपए क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, और टोटल 10 रुपए क्या हो गया? इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कॉस्ट मतलब जो लागत होती है बिजनेसमैन को किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने में पड़ती है, उसको बोला जाता है COGS, ठीक है।
जब उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है तो उसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के ना हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, आपके आगे जाके बहुत काम में आने वाले हैं। अभी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, COGS मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, क्या? परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, इसमें हम ऑफिस के एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ, ठीक है। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। मतलब ऊपर मैंने परचेज लिखा, आपने परचेज कर दिया, प्लस अब परचेज में से कुछ रिटर्न भी होती हैं चीजें, जो आपने रिटर्न कर देनी है वो आपने क्या लिख देना? परचेज रिटर्न्स इफ एनी। अगर परचेज रिटर्न है तो माइनस कर दो, राइट। इसका एक और अल्टरनेट फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे और लिख के आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। COGS का दूसरा फॉर्मूला वो होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं, पहले आप समझ लो। सेल्स में से, मतलब सेल प्राइस में से जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अगर मैं यही ग्रॉस प्रॉफिट इधर माइनस है इधर ले जाऊं, इसको क्या हो जाएगा? प्लस। तो COGS प्लस GP मतलब ग्रॉस प्रॉफिट किसके इक्वल आ जाएगा? सेल्स प्राइस, जो कि मैंने आपको ऊपर यहां पे समझाया था कि 6 रुपए की कॉस्ट, 4 रुपए प्रॉफिट ऐड कर दिया तो बन गया सेल प्राइस। तो अगर सेल प्राइस में से यही प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? दोबारा से कॉस्ट, राइट। सो आई होप आपको यहां तक जो है वो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या, कहां पे चलते हैं? एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस होते हैं दो तरह के, एक होते हैं कैपिटल, सॉरी तीन तरह के, आई एम सो सॉरी, कैपिटल एक्सपेंसेस या इसको एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कौन से? रेवेन्यू। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़ा थिन लाइन डिफरेंस होता है, बड़े ध्यान से समझना कि वो डिफरेंस क्या है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं यहां पे क्या है ये चीजें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपेंडिचर होता है जो कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेसमैन जो है वो वंस एंड फॉर ऑल कर देता है। मतलब ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो री अकर नहीं होते, नॉट री अकर्ड, ठीक है। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, नेक्स्ट वीडियो से आपको नोट्स भी जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। आप PDF फॉर्म में आपको नोट्स जो है वो अवेलेबल करवाता रहूंगा, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको नोट्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो री अकर नहीं होते। री अकर का मतलब होता है बार बार नहीं होते, एक ही बार होते हैं। जैसे आपने बिल्डिंग परचेज कर ली, ये एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल बिल्डिंग परचेज। अब बिल्डिंग ये तो नहीं कि बिजनेसमैन रोज रोज परचेज करता है, ठीक है। बिल्डिंग तो एक ही बार परचेज की है, ठीक है। या आपने कोई मॉल बना दिया, मॉल में आपने सिनेमा हॉल बना दिया, ठीक है। सिनेमा हॉल का एग्जांपल सबसे बेस्ट है। अब सिनेमा हॉल तो आप रोज रोज थोड़ा चेंज करते हैं कि मूवी चेंज हुई तो आप सिनेमा हॉल भी चेंज करोगे या उसको दोबारा से बनाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल, और ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी कैपिटल एसेट बन जाती है। जब आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो ना, उसके बदले में जो एसेट बनती है ना वो आपकी कैपिटल एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट होती है, जो वंस एंड फॉर ऑल बन गई, ठीक है। तो सिनेमा हॉल जो है एक बार बन के तैयार हो चुका है, उसको हम बोलेंगे कि कंपनी ने जो खर्चा किया वो एक कैपिटल एक्सपेंस है, बिकॉज कंपनी की क्या क्रिएट हुई इससे? कैपिटल एसेट, ठीक है जी। मैं आपको दूसरे नंबर पे एक चीज बताता हूं जो हमारा इसका बिल्कुल उलट एक्सपेंस, जिसको आप बोल सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। तीसरे नंबर पे बताऊंगा कि अपना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब हम करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। अगर मैंने बोला है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंस जो है वो कैपिटल एक्सपेंस का या कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिवर्स है, तो आप समझ गए होंगे कि ये बार बार होने वाला खर्चा है, री अकर्ड। वो खर्चा जो बार बार होता है उसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज री अकर्ड, जो बार बार होता है, जो हर महीने होता है या जो हर 6 महीने के बाद या हर साल बाद होता है। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल सैलरी पेड टू वर्कर्स। अब सैलरी तो वर्कर्स को हर महीने पे करनी है,
तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी हर महीने पे करते हैं, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इसके अलावा वो खर्चे जो बार बार हो सकते हैं, और कौन से, डेप्रिसिएशन हर साल होती है। ठीक है, सो ये सारे खर्चे जो बार बार होते हैं, रीअकर होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। थर्ड नंबर पे ये लास्ट पॉइंट होगा इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 4 में मैं आपको और अच्छी अच्छी अकाउंटिंग टर्म्स बताऊंगा। इस वीडियो के 5-6 पार्ट्स आएंगे। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको वीडियो में मैं जितने भी टॉपिक करवाऊं उनको क्लियर कर दूं। ये नहीं कि एक ही वीडियो में सारे पार्ट्स करवा दूं और आपको क्लियर कुछ ना हो। ठीक है, सो आई होप आप समझ रहे होंगे। देन लास्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कंपनी करती है एक बार, जो बार बार नहीं होता, और जिसका फायदा कंपनी कई सालों तक लेती है, आने वाले कई सालों तक। सिनेमा हॉल बना दिया, अब हर मतलब हफ्ते या 2 हफ्ते बाद वहां पे मूवी चेंज होगी, कंपनी कमाएगी। ठीक है, अब कंपनी की एसेट परमानेंट बन गई कि जिससे कंपनी को आने वाले कई सालों तक फायदा होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका फायदा कंपनी को आने वाले कई सालों तक होता है। द बेनिफिट which is derived by a company, the benefit which is derived by company over a number of years, मतलब कई सालों तक कंपनी इसका बेनिफिट लेती है, उसको हम बोलते हैं क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है कई सालों तक इसका कंपनी बेनिफिट जो है लेती है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है। अब मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिनेमा हॉल का, है ना, सिनेमा हॉल। ठीक है, और यहां पे भी मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगा। मैंने आपको क्या बोला था कि सिनेमा हॉल है, एक ऑडी है, वहां पे 500 चेयर्स लगी है मान लीजिए। ठीक है, अब 500 चेयर्स जो है आपने बना दी, एक हॉल बना दिया, उसमें 500 चेयर्स फिट करवा दी, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि आपको उससे फ्यूचर में बहुत सारा बेनिफिट होगा। लेकिन यही बात मैंने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बोली। तो दोनों में फर्क क्या है कि वही सिनेमा हॉल जिसकी ये वाली ऑडी है फॉर एग्जांपल, यहां तक मतलब पूरा यहां तक 500 चेयर्स जो है वो लगी हुई हैं, पीछे 300 चेयर्स की या 200 चेयर्स की जगह खाली पड़ी हुई है। तो अगर मैं वहां पे 200 चेयर्स लगवा दूं, अब मेरे सिनेमा हॉल की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, कितनी चेयर्स की हो गई, 700 चेयर्स की, राइट। ठीक है ना, पीछे 200 चेयर्स की जगह खाली थी, मैंने वहां पे 200 चेयर्स इंस्टॉल करवा दी। वो अब ऑडी जो 500 चेयर्स की थी, पहले 500 सीट्स की थी, अब वो ऑडी कितनी सीट्स की हो गई, 700। तो क्या मैंने वहां पे उस ऑडी की जगह बढ़ाई, जगह तो बढ़ी नहीं, जगह तो उतनी है जहां पे 200 चेयर्स हमारी और इंस्टॉल हो गई। ठीक है, लेकिन हॉल की कैपेसिटी जो है वो उतनी रही, लेकिन वहां पे बैठने वाले लोगों की गिनती जो है 200 से बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेते हैं, जिसमें कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं किया जाता, उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब 200 चेयर्स लगवाने के पीछे मेरा 3 लाख रुपए खर्चा हो गया मान लो, तो ये 3 लाख रुपए जो मैंने खर्च किया है, इस एक्सपेंस का फायदा भी कंपनी को आने वाले कई सालों तक होगा। लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पे हॉल की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज नहीं किया, हॉल की कैपेसिटी जो है वो सेम है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर इसी हॉल की कैपेसिटी ना बढ़ाता, मतलब हॉल में जगह 500 चेयर्स लगाने की है, लेकिन मैं 200 चेयर और लगाना चाहता हूं, पीछे जगह खाली पड़ी हुई है, मतलब ऑडी से बाहर, तो वो जगह मेरे को अंदर कंसीडर इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो उस जगह इंक्लूजन को जब मैं उसके ऊपर खर्चा करूंगा, जगह परचेज करूंगा, उसके बाद 200 चेयर्स वहां पे इंस्टॉल करवाऊंगा, उस एक्सपेंस को आप बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज मैंने हॉल की कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वो कौन सा एक्सपेंस होगा, आपका कैपिटल एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने हॉल की कैपेसिटी को भी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है जी, आई होप आपको ये एक्सपेंसेस जो है समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे इनकम से, और आपको नोट्स अगर चाहिए होंगे इसके, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए फटाफट से, आपको व्हाट्सएप में सारे नोट्स जो है इसके मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियोज आपको 11:30 बजे मिला करेगी, एक मॉर्निंग और एक 5:30 बजे। ठीक है, आई होप आपको मैसेज जो है क्लियर हो गया होगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखें अपना, बाय बाय।